हेलो गाइस, वेलकम बैक आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टूडेंट पर। मेरा नाम है गौरव कार्तिक और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोंटी कार्लो सिमुलेशन टेक्निक के बारे में। ठीक है, इसको मोंटी कार्लो टेक्निक भी बोलते हैं और इसको सिमुलेशन टेक्निक भी बोलते हैं। ओके, इसमें हम डिस्कस करेंगे मोंटी कार्लो टेक्निक होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं और एक इसका पार्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, सो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं यह है वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं सिमुलेशन टेक्निक होती क्या है। ओके, सिमुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन ए मॉडल ऑफ ए रियल सिस्टम। जी हाँ, सिमुलेशन टेक्निक जो होती है वो एक प्रोसेस होता है ऑफ डिज़ाइनिंग ए मॉडल ऑफ ए रियल सिस्टम, जिसमें हम डिज़ाइन करते हैं एक रियल सिस्टम के डुप्लीकेट मॉडल को। ओके, एंड कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट विद द मॉडल। हम रियल सिस्टम के डुप्लीकेट मॉडल क्यों डिज़ाइन करते हैं? जिससे कि हम उस पर कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकें। ओके, फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर फॉर द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। हम उस पर एक्सपेरिमेंट क्यों कंडक्ट कर सकते हैं? जिससे कि हम ये अंडरस्टैंड कर सकें जो हमारा एक्चुअल सिस्टम है वो कैसे ऑपरेट होगा, कैसे वर्क करेगा, उसका बिहेवियर क्या होगा। ओके, इन डिटेल सिमुलेशन एक प्रोसेस होता है जो कि ओरिजिनल सिस्टम को एक डुप्लीकेट सिस्टम में कन्वर्ट करता है। क्यों करता है? टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम। यदि हम उस पार्टिकुलर डुप्लीकेट सिस्टम को अपने रियल सिस्टम में अप्लाई करेंगे तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, कौन कौन से रिजल्ट होंगे। ठीक है, हम डुप्लीकेट्स कैसे कर सकते हैं? लाइक दैट हमें कोई बोर्ड बनानी है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट तो उसको बनाएंगे नहीं। हम सबसे पहले एक मॉडल क्रिएट करेंगे जिसमें सेम फीचर्स सेम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे एक मॉडल में। ठीक है, और उसके बिहाफ पे हम चेक करेंगे कि वो कैसे इम्प्लीमेंट करता है अपने रियल सिस्टम में। ओके, अब हम देखते हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ मोंटी कार्लो सिमुलेशन टेक्निक की, कि मोंटी कार्लो सिमुलेशन टेक्निक की एक बेसिक डेफिनेशन क्या हो सकती है। ओके, मोंटी कार्लो सिमुलेशन इज़ ए मैथमेटिकल टेक्निक। जी हाँ, जो मोंटी कार्लो सिमुलेशन है वो एक मैथमेटिकल टेक्निक होती है डेट जनरेट रैंडम वेरिएबल, जो कि जनरेट करती है रैंडम वेरिएबल्स। रैंडम वेरिएबल्स के बारे में मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा कि ये होते क्या हैं और हम उसको कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, फॉर मॉडलिंग रिस्क और अनसर्टेनिटी ऑफ ए सर्टेन सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है? सिमुलेशन टेक्निक एक मैथमेटिकल टेक्निक होती है जो कि जनरेट करती है रैंडम वेरिएबल्स को। क्यों जनरेट करती है? जिससे कि जो सर्टेन सिस्टम है उसमें अराइज होने वाले रिस्क को एंड अनसर्टेनिटी को मॉडल कर सके। ठीक है, मॉडलिंग कर सके, गेन कर सके। ठीक है, अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ मोंटी कार्लो टेक्निक। जो मोंटी कार्लो टेक्निक सिमुलेशन है वो हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कौन कौन से फील्ड्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ फील्ड्स हैं जिसमें मोंटी कार्लो सिमुलेशन टेक्निक यूज़ होती है। ओके, जो फर्स्ट फील्ड है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। जी हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मोंटी कार्लो टेक्निक यूज़ होती है। ओके, नेक्स्ट है फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री को कंट्रोल करने में भी मोंटी कार्लो सिमुलेशन को हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जो हम डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट करते हैं उसमें भी हम मोंटी कार्लो सिमुलेशन टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है फाइनेंशियल डिसीजन। जितने भी डिसीजंस होते हैं रिलेटेड फाइनेंस, ठीक है, उनसे अराइज होने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी हम मोंटी कार्लो सिमुलेशन टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग। जी हाँ, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए हम मोंटी कार्लो सिमुलेशन टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसी में आगे अब हम डिस्कस करते हैं मेन स्टेप्स ऑफ मोंटी कार्लो मेथड्स
या मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन मोंटी कार्लो सिमुलेशन टेक्निक। ओके, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि मोंटी कार्लो सिमुलेशन टेक्निक्स में यूज़ होते हैं। ओके, टू अंडरस्टैंड द टेक्निक, मतलब मोंटी कार्लो सिमुलेशन टेक्निक को यदि हमको अंडरस्टैंड करना है तो दिस इज ब्रेक डाउन इनटू 5 स्टेप। तो हमको ये 5 स्टेप्स इजीली समझने होंगे, उसी के बाद ही हम मोंटी कार्लो सिमुलेशन टेक्निक को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, जो मोंटी कार्लो टेक्निक का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो इन्हीं 5 स्टेप्स पर बेस्ड है। ओके, इसमें कि फर्स्ट स्टेप है इस्टेब्लिशिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमें फाइंड आउट करनी होती है किसी भी क्वेश्चन में दी हुई प्रोबेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट है कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट है शिफ्टिंग रैंडम नंबर्स इंटरवल। कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद हम शिफ्टिंग अप करेंगे रैंडम नंबर्स को या फाइंड आउट करेंगे रैंडम नंबर्स को। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद जनरेटिंग रैंडम नंबर्स। ठीक है, हमने जो रैंडम नंबर्स है वो शिफ्टिंग अप कर लिए। अब हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें रैंडम नंबर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने होते हैं, गेटिंग करने होते हैं। ठीक है, जो कि आपके क्वेश्चंस में भी दिए हो सकते हैं या हमको खुद भी निकालने होते हैं। बट ज़्यादातर केसेस में 99% केसेस में जो रैंडम नंबर्स हैं वो क्वेश्चंस में ही दिए हुए होते हैं। ओके, नेक्स्ट है टू फाइंड द आंसर ऑफ क्वेश्चंस। मतलब जो भी क्वेश्चंस में हमें दिया हुआ होगा, आस्क यूजिंग द अबव 4 स्टेप्स, मतलब जो भी क्वेश्चंस में पूछा होगा हम उसको फाइंड आउट करेंगे किसके थ्रू, इन 4 स्टेप्स की हेल्प से। ओके, 1 बाय 1 ये सभी स्टेप्स को यूज कर करके जो 5th स्टेप्स में हम फाइंड आउट करेंगे जो भी हमसे क्वेश्चंस आस्क किया होगा एक पार्टिकुलर क्वेश्चन में, उसके आंसर को। ओके, अभी आगे हम इन 5 स्टेप्स को 1 बाय 1 यूज करेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। नाउ सी द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओके, नाउ सी द प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ सिमुलेशन या प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ मोंटी कार्लो सिमुलेशन टेक्निक। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जो कि बेस्ड है ऑन मोंटी कार्लो सिमुलेशन टेक्निक के ऊपर। ठीक है, जो हमने अभी 5 स्टेप्स बताए थे ना वो हम इसी में कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। ओके, इन एन इंडस्ट्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस कैरी ऑन। एक इंडस्ट्री है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस चलाए जाते हैं। ठीक है, वे कौन कौन से प्रोसेस जो चलाए जाते हैं वो मैं नीचे डिस्कस करूँगा। ओके, एवरी प्रोसेस रिक्वायर्ड 30 मिनट्स एवरेज टाइम ईच टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। उसमें क्या है, जो प्रोसेस चलाए जाते हैं वो 30 मिनट्स तक, मतलब एक एवरेज टाइम है जो कि प्रत्येक प्रोडक्ट के ऊपर 30 मिनट्स तो चाहिए ही चाहिए। एटलीस्ट 30 मिनट्स एक प्रोडक्ट को देने ही होते हैं उस इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है व्हेन सम ऑफ द प्रोडक्ट टेक मोर एंड लेस देन 30 मिनट्स। कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो कि 30 मिनट से ज़्यादा भी समय लेते हैं और 30 मिनट से कम भी समय लेते हैं। ओके, इट डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ प्रोसेस टू बी डन। ये डिपेंड करता है कि कब हमारा जो प्रोसेस है वो डन होता है। ओके, द फॉलोइंग समरी सो द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेस। इस फॉलोइंग समरी के अनुसार हम डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोसेस हैं वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। एंड प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी है, एंड एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड, मतलब जो एक्चुअल टाइम रिक्वायरमेंट है ना एक प्रोसेस को कंप्लीट होने में, वो भी हम कवर करेंगे इन एज ए प्रोसेस आर एस फॉलो, जो कि एक प्रोसेस में कंप्लीट किया जाता है आर एस फॉलो। ठीक है, एक टेबल दी हुई है जिसके अंदर जो टाइप्स ऑफ प्रोसेस हैं और एक टाइप में कितना, मतलब एक प्रोसेस कंप्लीट होने में कितना समय लगता है वो भी इसमें बताया गया है। ओके, नाउ सी द टेबल। ठीक है, ये हमारी टेबल है जो कि डिपेंड है एक इंडस्ट्री के वर्क के ऊपर। ओके, एक इंडस्ट्री है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस जो हैं वो चलाए जाते हैं। ठीक है, और कितने समय के लिए चलाए जाते हैं वो भी इसमें दिया हुआ है। ओके, इसमें शेपिंग है, किसी प्रोडक्ट की शेपिंग है जिसमें 45 मिनट लगती है।
नेक्स्ट, किसी प्रोडक्ट की मॉडलिंग है, इसमें 60 मिनट लगती हैं। किसी प्रोडक्ट की फिनिशिंग करने में 15 मिनट लगती हैं। किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग करने में 45 मिनट लगती हैं। एंड किसी प्रोडक्ट की स्टैंपिंग एंड लोगो जो हमको चिपकाने होते हैं ना लास्ट में, उन सभी के प्रोसेस में 15 मिनट लगते हैं। मतलब ये एक एवरेज टाइम है जो कि लगता ही लगता है इस पार्टिकुलर प्रोसेस में। ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ प्रोडक्ट दिए हुए हैं जो कि रिक्वायर्ड होती है ऑलरेडी क्वेश्चंस में। ठीक है, जो गिवन होते हैं ऑलरेडी। तो हम इसी के बेस पर ही हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, जो कि फर्स्ट स्टेप में मैंने बताई थी। ओके, इसी में आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है अबव द इंफॉर्मेशन, मतलब ये जो ऊपर इंफॉर्मेशन है इसी के बेस पर सिमुलेट द इंडस्ट्री प्रोसेस फॉर 4 आवर्स। मतलब जो इंडस्ट्री का प्रोसेस है वो हमको 4 आवर्स के लिए स्टिमुलेट करना है। मतलब कोई भी इंडस्ट्री है, हमें केवल उसमें वर्क करना है ओनली 4 आवर्स के लिए। ठीक है, तो उसी के बेस पर हमको जितना भी प्रोसेस है वो क्या करना है, स्टिमुलेट करना है। ओके, एंड फाइंड आउट द एवरेज वेटिंग टाइम, और हमको फाइंड आउट करना है एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ ईच प्रोसेस। मतलब प्रत्येक प्रोसेस के बीच में जो भी एक एवरेज वेटिंग टाइम है, मतलब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच जितना भी वेटिंग टाइम लेना होता है किसी दूसरे प्रोडक्ट को, हम उसका एवरेज वेटिंग टाइम आइडेंटिफाई करना है। एज वेल एज आइडलनेस ऑफ इंडस्ट्री, और हमको आइडेंटिफाई करनी है आइडलनेस ऑफ इंडस्ट्री, मतलब कि जो इंडस्ट्री है वो कितने समय तक फ्री रहती है। मतलब कितने समय तक एक पार्टिकुलर इंडस्ट्री में वर्क नहीं हो रहा है, कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, ये हमें इसको फाइंड आउट करना है। ओके, इसमें वी एज्यूम डैट द प्रोसेस स्टार्टेड इन एन इंडस्ट्री 9 o'clock इन मॉर्निंग। हमें एज्यूम करके चलते हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो प्रोसेस स्टार्ट होता है किसी इंडस्ट्री में वो सुबह के 9 बजे होता है। ओके, यूज द फॉलोइंग रैंडम नंबर्स। तो ये कुछ रैंडम नंबर दिए हुए हैं क्वेश्चन में, हम इनको यूज़ करके जो अबव जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व आउट करेंगे। ओके, आई थिंक जो मैंने पीछे क्वेश्चन रीड किया था, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय स्टेप। ओके, सो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, एस्टेब्लिशिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें इसमें फाइंड आउट करनी होती है प्रोबेबिलिटी। ओके, अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का एक पार्टिकुलर फॉर्मूला होता है जो कि होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ओके, ये जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है ये है हमारी फेवरेबल आउटकम। ओके, और टोटल आउटकम क्या होगी, इन सबको ऐड करके 14, 15, 10 एंड 20 को ऐड करके जो हमारा टोटल आएगा वो होगी हमारी टोटल आउटकम। ओके, इन सबको ऐड करने के बाद हमारा निकल के आता है 100 इज अवर टोटल आउटकम, एंड इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे। ओके, और प्रोबेबिलिटी निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, जो हम देखते हैं, ये प्रोबेबिलिटी निकालने का एक जेन्युइन वे है। इसमें क्या है, फेवरेबल आउटकम जो कि मैंने अभी बताया था, एंड टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, एंड टोटल आउटकम फेवरेबल आउटकम का सबको ऐड करने के बाद जो आता है उसको टोटल आउटकम। ओके, नाउ सी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट। ओके, सो यहाँ पे क्या है, फेवरेबल आउटकम 40 है एंड टोटल आउटकम 100 है। तो हमको प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करनी है, 40 डिवाइड बाय 100। ओके, तो इसका आ जाता है 0.40। ओके, इसे में नेक्स्ट इधर 15 की बात करें, 15 डिवाइड बाय 100। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 0.15। ऐसी सबकी आ जाएगी 0.15, 0.10 एंड 0.20। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करी है प्रोबेबिलिटी। ओके, नाउ सी द सेकंड स्टेप, एस्टेब्लिशिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकाल ली है। अब हम निकालते हैं कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब हम कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं नीचे देखते हैं। ओके,
इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 3 टेबल बनेंगी, जिसमें कि फर्स्ट टेबल ये है। इस फर्स्ट टेबल में हम सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी की। ओके, प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये रही। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगी? जो कि ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है, इसी को ऐड करके हमारी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। ठीक है, बेसिक फर्स्ट ये तो ऐसे जाएगा 0.40। ठीक है, अब 40 में 15 ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। ओके, 0.14 में 15 ऐड कर देंगे, तो जगह 5 एंड 0.70 एंड 0.80 एंड 20 ऐड करेंगे, 1 एंड 0. ओके, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का ये सेकेंड स्टेप था। अब हम देखते हैं इसके थर्ड स्टेप को। ओके, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दिया है। ओके, अब हम बात करते हैं सेटिंग अप रैंडम नंबर्स इंटरवल। तो हमें क्या करना है? हमको रैंडम नंबर इंटरवल सेटिंग अप करना है, मतलब आइडेंटिफाई करना है। ओके, इसी में फर्स्ट टेबल के अंदर हम बात करते हैं इंटरनल रैंडम नंबर की, जो कि हमारा थर्ड स्टेप है। ओके, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है? हमें इंटरनल रैंडम नंबर निकालना होता है। वो हम कैसे निकालेंगे? आपने बेसिकली देखा होगा, जब हम मीड मोडियम याद करते थे तो उसमें एक क्लास इंटरवल दिया होता है, लाइक 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। ठीक है, सेम प्रोसेस इसमें होता है, बट थोड़ा डिफरेंट होता है। वो कैसे होता है? फर्स्ट 0 से हम क्या लेंगे, जो हमारी इसमें इंटरनल रैंडम नंबर को ज्ञात करने के लिए हमें ये लास्ट वाला जो डिजिट है इसको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, इसमें हम 14 नहीं लिखेंगे, हम इसमें एक डिजिट कम रखेंगे ऑलवेज। ठीक है, इसमें क्या जाएगा? 0 से 39। ओके, तो हम सेकेंड डिजिट लेंगे। इसमें देखो ये दोनों डिजिट सेम है, बट इसमें ऐसा नहीं है। तो क्या इसमें क्या लेंगे? इसमें लेंगे 40 से 54। ओके, नेक्स्ट में लेंगे 55 से 69। ओके, नेक्स्ट लेंगे 70 से 79। ओके, नेक्स्ट है 18 से 99। ओके, सो ये आ गया इंटरनल रैंडम नंबर, जो कि हमारा थर्ड स्टेप था। ओके, जो में हमने इंटरनल रैंडम नंबर आइडेंटिफाई किए हैं वो हमने विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी की। अच्छी, ठीक है, इसी की हेल्प से ही हमने इंटरनल रैंडम नंबर्स को आइडेंटिफाई किया है, इस्टेब्लिश किया है। ओके, नाउ सीधा फोर्थ स्टेप। हमारा थर्ड स्टेप था सेटिंग अप रैंडम नंबर, जिसमें हमने रैंडम नंबर को सेटिंग अप किया था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर। इसमें क्या करना है? इसमें हम जनरेट करते हैं रैंडम नंबर्स। जैसे कि मैंने क्वेश्चंस में आपको रीड करके बताया था, या तो हमको रैंडम से नंबर निकालने होंगे, या तो 99 केसेस में जो रैंडम नंबर है वो हमें क्वेश्चंस में ही गिवन अप होते हैं, दिए हुए होते हैं। ठीक है, सो सीधा क्वेश्चन, काफ़ी बार जो रैंडम नंबर्स हैं वो क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं। ठीक है, अलग से एग्जामिनर आपको कोई टेबल नहीं शो करेगा, हमको यही रैंडम नंबर्स यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये जो रैंडम नंबर्स हैं हम इसको क्वेश्चंस में लिखेंगे और इन्हीं के बेस पर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व आउट करेंगे। और ये जो रैंडम नंबर्स हैं हम इनको सेम डिजिट में लिखेंगे, जैसे हमको दे रखा है ना उसी डिजिट में क्वेश्चन में लिखने होते हैं। ओके, नाउ सीधा सेकंड टेबल, जो हमारी फर्स्ट टेबल है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो हमें इंडस्ट्री वर्क है वो कंडक्ट करना है फॉर 4 आवर्स के लिए। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ ये जो वर्क हमें जो प्रोसेस है वो स्टिमुलेट करना है फॉर 4 आवर्स के लिए। ठीक है, हमें इसी के बेस पर वही 4 आवर्स के लिए हम वर्क कंडक्ट करेंगे। ठीक है, और प्रत्येक जो प्रोसेस है वो हमारा 30 मिनट्स पे कंप्लीट हुआ है। तो हम 4 आवर्स में कितने प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं? जेन्युइन सी बात है, हम 8 प्रोसेस
कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सो वही मैंने वहाँ पे शेड्यूल में बताया है। नाउ सी द शेड्यूल, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो हमारा जो प्रोसेस है वो 9 बजे स्टार्ट होता है मॉर्निंग में। ठीक है, तो उसी के बेस पर हमने शेड्यूल बनाया है 8 प्रोडक्ट्स का। ओके, हमने यहाँ पे 8th प्रोडक्ट के लिए यहाँ शेड्यूल बनाया है। ठीक है, और जो प्रत्येक प्रोडक्ट जो टाइम कंज्यूमिंग करता है प्रत्येक प्रोसेस में, वो करता है 30 मिनट्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 30 मिनट्स को हमने ध्यान में रखते हुए यहाँ पे शेड्यूल बनाया है। ठीक है, जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो 9 बजे उसका जो शेड्यूल है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, जो सेकंड है 9:30 पे, थर्ड है 10, फोर्थ है 10:30, फिफ्थ है 11, सिक्स्थ है 11:30, सेवन्थ है 12 एंड 8 है 12:30। मतलब हम फर्स्ट से लेके 8th प्रोसेस, 8 प्रोडक्ट के प्रोसेस को हम 9 o'clock से स्टार्ट करके 12:30 तक कंप्लीट कर लेते हैं। सो ये सब रहता है हमारा शेड्यूल में। ठीक है, नाउ सी द 4th स्टेप, जिसमें हमने डिस्कस किया था रैंडम नंबर्स का। ओके, जो सम रैंडम्स नंबर्स जो हमें क्वेश्चंस में गिवन अप थे वो मैंने यहाँ पे 1 by 1 लिखे हैं, सेम उसी ही वे में। ओके, लेट्स सी द रैंडम नंबर्स। मैंने इन्हीं पार्टिकुलर रैंडम नंबर्स को पार्टिकुलर क्वेश्चन में इस्टेब्लिश किया है। ओके, तो क्या करेंगे, इसमें जो है हमने रैंडम नंबर क्या करें इस्टेब्लिश कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इन रैंडम नंबर्स को जनरेट करना है। जनरेट कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस एक्टिविटी के थ्रू, कि ये 40 नंबर का जो 40 रैंडम नंबर है ये कौन सी एक्टिविटी को फॉलो कर रहा है एंड टाइम रिक्वायरमेंट के थ्रू, और उस एक्टिविटी में कितना टाइम फॉलो हो रहा है। ठीक है, जो हम सबसे पहले हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे प्रोसेस एक्टिविटी के थ्रू। ये डिफरेंट रैंडम नंबर्स कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और ये हम किसकी हेल्प से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ टेबल 1 के थ्रू। ठीक है, नाउ सी द टेबल 1। प्रोसेस एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम देखते हैं इंटरनल रैंडम नंबर टेबल्स को। ठीक है, इसमें हम देखेंगे जो हमारा 40 नंबर्स था वो रैंडम नंबर में कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, ये हमारा 40 नंबर है, ये जो हमारा लाई कर रहा है ये कर रहा है प्रोसेस एक्टिविटी की मॉडलिंग में। ठीक है, सो उसमें लिखते हैं मॉडलिंग, प्रोसेस एक्टिविटी में लिखते हैं मॉडलिंग। ओके, नेक्स्ट इज अ सेकंड रैंडम नंबर। सेकंड रैंडम नंबर हमारा क्या है, 82। तो यहाँ पे देखते हैं जो 82 है वो इंटरनल रैंडम नंबर की कौन से कॉलम में लाइक कर रहा है। ठीक है, ये कर रहा है 80 से 99 तक। ठीक है, 80 से 99 तक किस में रहा है, लोगो एंड स्टाम्पिंग। ओके, 82 की जो प्रोसेस एक्टिविटी है वो है लोगो एंड स्टाम्पिंग। ओके, अब हम लिख देंगे लोगो एंड स्टाम्पिंग। नाउ सी द थर्ड रैंडम नंबर। ओके, अब हम देखेंगे जो थर्ड रैंडम नंबर है वो कहाँ पर लाई कर रहा है। जो 11 रैंडम नंबर था वो लाई कर रहा है इस वाले सीक्वेंस में। ओके, इसमें क्या है, शेपिंग। 11 की प्रोसेस एक्टिविटी में था शेपिंग, कि हम किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट की शेपिंग के लिए। ठीक है, तो हमने शेपिंग यहाँ लिख लिया। ठीक है, जिससे कि हमारा टाइम सेव हो, मैं अगला ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेता हूँ। गाइज, जो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेस एक्टिविटी थी वो मैंने 1 by 1 कंप्लीट कर ली है विद द हेल्प ऑफ रैंडम नंबर एंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनल रैंडम नंबर टेबल के थ्रू। ठीक है, नाउ वी सा टाइम रिक्वायर्ड। टाइम रिक्वायर्ड में क्या आएगा कि प्रत्येक प्रोसेस के बीच में जितना भी टाइम हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, वो आता है टाइम रिक्वायर्ड में। ठीक है, हम देखते हैं कि मॉडलिंग के लिए कितना समय लगता है, लोगो एंड स्टाम्प के लिए कितना समय लगता है, एंड शेपिंग वगैरह के लिए कितना टाइम लगता है। ओके, यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस के लिए डिफरेंट टाइम लग रहा है। ठीक है, टाइम की रिक्वायरमेंट है। लाइक डेट शेपिंग के लिए 45 मिनट्स, मॉडलिंग के लिए 60 मिनट्स, फिनिशिंग के लिए 15 मिनट्स, पैकेजिंग के लिए 45 मिनट्स एंड
स्टाम्प एंड लोगो के लिए 50 मिनट्स। हम इन्हीं सबके बेसिस पर टाइम रिक्वायर्ड को कवर कर लेंगे। ओके, सो गाइज वहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट था वो था मॉडलिंग। हम देखेंगे कि मॉडलिंग के लिए कितना टाइम रिक्वायरमेंट है, 60 मिनट्स। ओके, मॉडलिंग के लिए कितना टाइम रिक्वायरमेंट है, 60 मिनट्स। ओके, नाउ सीधा लोगो एंड स्टाम्पिंग। नाउ लोगो एंड स्टाम्पिंग के लिए कितनी मिनट्स रिक्वायरमेंट है, 15 मिनट्स। ओके, लोगो एंड स्टाम्पिंग पे हम लिखेंगे 15 मिनट्स। नाउ सीधा शेपिंग। शेपिंग के लिए कितनी मिनट्स रिक्वायरमेंट्स है, इसमें शेपिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट है वह 45 मिनट्स। ओके, देयर कितनी मिनट रिक्वायरमेंट है, 45 मिनट्स शेपिंग में। ठीक है, ये नेक्स्ट सभी शेपिंग के अब हम लिख देंगे 45 मिनट्स। शेपिंग के बाद हम देखते हैं फिनिशिंग। फिनिशिंग में कितने टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, नाउ सीधा फिनिशिंग टेबल। फिनिशिंग टेबल में क्या है कि हमें 15 मिनट्स की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट की फिनिशिंग के लिए। ओके, 50 मिनट्स यहाँ पे लिख देंगे, 15 मिनट्स। ओके, नाउ सीधा शेपिंग। शेपिंग के लिए सेम ही रहेगा, 45 मिनट्स। एंड लास्ट है पैकेजिंग। पैकेजिंग के लिए कितने टाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो हम देख लेते हैं। पैकेजिंग के लिए 45 मिनट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, जो किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है उसके लिए 45 मिनट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो गाइज जो हमारी सेकंड टेबल है वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने डिस्कस किया था इसके फोर्थ स्टेप को। सो गाइज मोंटे कार्लो सिमुलेशन टेक्निक में जो हमारा फोर्थ स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जिसमें हमने फाइंड आउट किया था जनरेटिंग द रैंडम नंबर्स। ओके, अब हम देखते हैं इसका फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप। ठीक है, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें उस आंसर को फाइंड आउट करना है यूजिंग द अबव 4 स्टेप। मतलब जो ये ऊपर के 4 स्टेप्स हैं इन्हीं को यूज करके हम फिफ्थ स्टेप को करेंगे, जिसके थ्रू हम जो क्वेश्चन में आंसर पूछा गया है उसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, देखते हैं कि क्वेश्चन में रियल में पूछा क्या गया है। ओके, जो क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया है वो है वेटिंग टाइम ऑफ ईच प्रोसेस। मतलब प्रत्येक प्रोसेस का वेटिंग टाइम। ठीक है, एक प्रोसेस के बाद दूसरे प्रोसेस जो हमने लिया है उसके बीच में जो भी टाइम है वेट किया गया है एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोसेस में आने के लिए, वो फाइंड आउट करना है कि आखिर की एक प्रोडक्ट को कितना वेट करना पड़ा। ओके, मीन्स डेट एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ ईच प्रोडक्ट। ओके, एंड एज वेल एज आइडियलनेस ऑफ इंडस्ट्री। और उसके साथ साथ हमें फाइंड आउट करना है आइडियलनेस ऑफ इंडस्ट्री, कि जो हमारी इंडस्ट्री है विदाउट वर्क, मतलब उसने कोई काम नहीं किया, ऐसे कितने घंटे हैं जिसमें उसने कोई काम नहीं किया, या कितने घंटे जो हमारी इंडस्ट्री है वो फ्री रही। ओके, सो गाइज ये हमारी थर्ड टेबल, हमारी जो सेकंड टेबल है वो कंप्लीट हो चुकी है। विद द हेल्प ऑफ सेकंड टेबल हम जो हमारी थर्ड टेबल है उसको कंप्लीट करेंगे और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर है उसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो गाइज ये हमारी थर्ड टेबल है। ठीक है, जिसमें से हमने प्रोडक्ट नंबर लिए हैं और अवेलेबल टाइम लिया है, जो कि मैंने टेबल सेकंड में भी शो कर रखा है। ठीक है, इसमें हमें देखना है कि प्रोसेस क्या होता है। मतलब जो हमारा प्रोसेस है प्रत्येक प्रोडक्ट का वो किस टाइम पर स्टार्ट होता है, प्रोसेस ड्यूरेशन, एक प्रोसेस कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, प्रोसेस एंड, और जो हमारा प्रोसेस है वो एंड कब हुआ। ठीक है, और ये है वेटिंग टाइम, मतलब प्रत्येक प्रोडक्ट को कितना वेट करना पड़ा ईच प्रोसेस के लिए। एंड इसमें है आइडियलनेस फ्री टाइम, मतलब जो हमारी इंडस्ट्री है उसकी आइडियलनेस क्या है, या जो हमारी इंडस्ट्री है वो कितने समय तक फ्री रही। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रत्येक प्रोडक्ट को कितना समय लगता है प्रत्येक प्रोसेस को कंप्लीट होने में। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट आता है इंडस्ट्री में वो 9 बजे आता है। ठीक है,
9 बजे आता है प्रोसेसिंग के लिए, तो सीधी सी बात है जो उसका प्रोसेस है वो 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। ओके, प्रोसेस ड्यूरेशन ऊपर देखते हैं कि उस प्रोसेस के लिए ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस एक्टिविटी का है और उस पार्टिकुलर एक्टिविटी में कितने टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो गाइज ये हमारी टेबल सेकंड है। इसमें थ्रू हम देखेंगे कि जो हमारी प्रोसेस एक्टिविटी है वो क्या है और टाइम रिक्वायर्ड, मतलब उस प्रोसेस में कितने टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। जो हमारा पहला प्रोसेस है वो है मॉडलिंग। मॉडलिंग में जो रिक्वायरमेंट होती है वो 60 मिनट की होती है। मतलब ये हुआ कि जो हमारा पहला प्रोडक्ट आएगा वो मॉडलिंग के लिए आएगा, जो कि 60 मिनट्स कंज्यूम करेगा एक प्रोसेस में। ओके, सो गाइज जो फर्स्ट प्रोडक्ट का प्रोसेस है वो 9 बजे स्टार्ट हो चुका है और उसकी जो ड्यूरेशन था, प्रोसेस ड्यूरेशन था वो था 60 मिनट्स। और प्रोसेस एंड कब हो रहा है, सीधी सी बात है, जब 60 मिनट लगेंगे, 9 बजे स्टार्ट हो रहा है तो 10 बजे जो प्रोसेस है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, इसको वेट कितना करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, आया और इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो वेटिंग टाइम 0। इस दौरान हमारी इंडस्ट्री फ्री रही नहीं रही, तो आइडलनेस भी 0। ओके, अब देखते हैं सेकंड प्रोडक्ट। ओके, सो गाइज अब हम बात करते हैं इसका सेकंड प्रोडक्ट के बारे में। जो सेकंड प्रोडक्ट है वो आ जाता है 9:30 पर इंडस्ट्री में। अब देखते हैं कि उसका प्रोसेस एक्टिविटी क्या है। उसकी जो प्रोसेस एक्टिविटी है वह लोगो एंड स्टाम्पिंग। लोगो एंड स्टाम्पिंग में वो सीरियसली बात है वो 15 मिनट्स कवर करेगा। ओके, सो गाइज जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट है वो 9:30 पे इंडस्ट्री में अवेलेबल है। ठीक है, बट जो हमारी इंडस्ट्री है वो भी फ्री नहीं है, वो 10 o'clock तक जो अपना प्रोसेस है वो चलाएगी। ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट पर, तो जैसे ही वो फ्री होगी उसके बाद इसका प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है, सो जो ये फ्री होती है 10 o'clock पर, और जो इसका प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है सेकंड प्रोडक्ट का। ठीक है, जो सेकंड प्रोडक्ट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है 10 o'clock पर। ठीक है, और ये टाइम कंज्यूम करता है 15 मिनट्स। ठीक है, प्रोसेस एंड कब होगा, 10:15 पर। ठीक है, वेटिंग टाइम जो भाई हमारा सेकंड प्रोडक्ट है वो 9:30 पर अवेलेबल हो गया था। ठीक है, बट 9:30 पर उसका जो प्रोसेस है वो चलना चाहिए था, बट वो नहीं चला, उसको प्रोसेस 10 बजे चला। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन में कितने टाइम का गैप आया, 30 मिनट्स का। जो उसका वेटिंग टाइम कितना हो गया, 30 मिनट्स। ओके, अब हम देखते हैं क्या इस प्रोसेस के बीच में जो हमारी आइडलनेस है इंडस्ट्री की, या जो फ्री टाइम है इंडस्ट्री का, वो है या नहीं है। वो नहीं है। यहाँ पे हमारी जो इंडस्ट्री है वो दोनों कॉलम में बिजी है, तो हम यहाँ पे 0 शो कर देंगे। ओके, अब हम देखते हैं थर्ड प्रोडक्ट के बारे में। जो हमारा थर्ड प्रोडक्ट है वो 10 o'clock अराइवल हो गया था इंडस्ट्री में, लेकिन जो हमारी इंडस्ट्री है वो बिजी थी 10:15 तक। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो सेकंड प्रोडक्ट है वो कौन सी एक्टिविटी के लिए आया है और उसका टाइम रिक्वायरमेंट क्या है। जो हमारा थर्ड प्रोडक्ट है वो आया शेपिंग के लिए। ठीक है, और उसको जो टाइम रिक्वायरमेंट होती है शेपिंग के लिए वो है 45 मिनट्स चाहिए शेपिंग के लिए। ओके, सो गाइज जो इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा वो होगा 10:15 पर। ठीक है, और गाइज हमने यहाँ पे 10:15 क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमारा प्रोसेस जो सेकंड प्रोडक्ट का प्रोसेस है वो एंड हुआ था 10:15 पर, और यहाँ से ही हमारे थर्ड प्रोडक्ट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, और जो ये प्रोसेस जो टाइम कंज्यूमिंग करता है थर्ड प्रोडक्ट में वो करता है 45 मिनट्स, लेता है। ओके, अब हम देखते हैं कि जो इसका प्रोसेस है वो एंड कब होगा, भाई 10:15 एंड प्लस 45 मिनट्स, तो ये हो गया 11 o'clock। ठीक है, अब देखते हैं वेटिंग टाइम कि वेटिंग टाइम कितना है। ठीक है, हम देखते हैं कि जो हमारा थर्ड प्रोडक्ट है उसको कितना वेट करना पड़ा उस प्रोसेस के लिए। ठीक है, वो 10 o'clock अराइवल हो गया था इंडस्ट्री में, लेकिन जो उसका प्रोसेस है वो जो स्टार्ट हुआ है वो हुआ है 10:15 पर, तो सीधी सी बात है जो उसको 15 मिनट्स वेट करना पड़ा है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस बीच में जो हमारी इंडस्ट्री है वो फ्री है या नहीं है। वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, वो प्रोसेस कर रही है। ओके,
अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ प्रोडक्ट के बारे में कि हमारा फोर्थ प्रोडक्ट की एक्टिविटी क्या है और उसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है। ओके, जो हमारा फोर्थ प्रोडक्ट है वो अराइवल होता है 10:30 पर, ठीक है। और जो उसका प्रोसेस है वो है शेपिंग। ये भी हमारा शेपिंग का प्रोडक्ट है जिसमें कि 45 मिनट्स रिक्वायरमेंट होती है। ओके, यहाँ पर जो हमारा फोर्थ प्रोडक्ट है वो 10:30 पर अराइवल हो चुका है, ठीक है। बट 10:30 पर जो हमारी इंडस्ट्री है वो फ्री नहीं है, वो प्रोसेस कर रही है, ठीक है। तो हम जो इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा वो होगा 11 o'clock। जब थर्ड प्रोडक्ट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसी के बाद ही फोर्थ प्रोडक्ट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा, ठीक है, जो कि है शेपिंग। अब इसमें भी शेपिंग के लिए प्रोडक्ट आया तो उसमें भी 45 मिनट सीधी सी बात है, लेगा ही लेगा, ठीक है। 11 एंड प्लस 45 तो 11:45 को जो हमारा प्रोसेस है वो एंड होता है। अब हम देखते हैं वेटिंग टाइम, किसको वेट कितना करना पड़ा, ठीक है। इसको जो वेट करना पड़ा पूरे 30 मिनट्स वेट करना पड़ा, ठीक है। 10:30 पर अराइवल हो गया था और 11 बजे 11 o'clock इसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ था। तो सीधी सी बात है जो इसको वेटिंग टाइम है वो कितना है 30 मिनट्स। ओके, हम देखते हैं कि आइडलनेस ऑफ द इंडस्ट्री क्या ये फ्री है, नहीं है। सो गाइज अब हम देखते हैं इसका फिफ्थ प्रोडक्ट कि जो हमारा फिफ्थ प्रोडक्ट है वो कौन सी एक्टिविटी के लिए आया है और उसके लिए कितना टाइम रिक्वायरमेंट है। जो हमारा फिफ्थ प्रोडक्ट है वो 11 o'clock पर अराइवल हो चुका है, जो कि शेपिंग का है, ठीक है। जो इसकी प्रोसेस एक्टिविटी क्या है, शेपिंग है। और टाइम रिक्वायरमेंट कितना होता है शेपिंग में, 45 मिनट्स। शेपिंग का प्रोडक्ट है और 45 मिनट्स रिक्वायर है टाइम की। ओके, जो हमारा फिफ्थ प्रोडक्ट है वो 11 o'clock पर अराइवल हो चुका था इंडस्ट्री में, ठीक है। बट 11 o'clock तो हमारी इंडस्ट्री वर्क कर रही थी, फ्री नहीं है। जो इसका प्रोसेस है फिफ्थ प्रोडक्ट है वो फोर्थ प्रोडक्ट के प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद चलेगा, ठीक है। तो इसका प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, 11:45 पर, ठीक है। और 45 मिनट से कंज्यूमिंग लेगा क्योंकि शेपिंग का प्रोडक्ट है। और जो ये एंड होगा ये होगा 12:30 पे, ठीक है। हम देखते हैं वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम कितना करना पड़ा, भाई जो हमारा पार्टिकुलर प्रोडक्ट है वो 11 o'clock अराइवल हो चुका था, ठीक है। बट जो उसका प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है 11:45 पर। तो सीधी सी बात है इसको 45 मिनट्स वेट करना पड़ा, ठीक है। सो गाइस ये बाकी के कॉलम में ऐसे ही फिल कर देता हूँ, आपको भी वो एबव कॉलम में से देख के फिल कर लेना है। ओके, सो गाइस बाकी के जो कॉलम्स हैं वो मैंने फिल कर लिए हैं जिससे कि हमारा जो टाइम है वो सेव हो, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका मेन क्वेश्चंस का आंसर कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया था। एक तो पूछा गया था वेटिंग टाइम ऑफ ईच प्रोडक्ट एंड आइडलनेस ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। वेटिंग टाइम ऑफ ईच प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, इन सबको ऐड करके, मतलब जो वेटिंग टाइम आया है प्रत्येक प्रोडक्ट है उसको ऐड करके एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट से डिवाइड कर देंगे। यदि हम इन सबको ऐड करते हैं तो आता है 285 एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हमारे पास 8, ठीक है। यदि हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 35 एंड 625। इट्स मीन्स ये हुआ कि जो हमारा ईच प्रोडक्ट का जो वेटिंग टाइम है वह 35 मिनट्स एंड 625 सेकेंड्स। मतलब प्रत्येक प्रोडक्ट को इतना वेटिंग करना ही करना पड़ा, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं आइडलनेस ऑफ इंडस्ट्री की कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो कितने समय तक फ्री रही, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे सब 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी इंडस्ट्री है वो फ्री नहीं रही, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। आइडलनेस में 0 आ जाएगा एंड वेटिंग टाइम में ये आ जाएगा। ओके, सो गाइज ये जो है ये एवरेज वेटिंग टाइम है ऑफ ईच प्रोडक्ट का। ओके, सो गाइज जो हमारा फिफ्थ स्टेप था मोंटी कार्लो सिमुलेशन टेक्निक का वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने आंसर भी फाइंड आउट कर लिया है, जिसमें वेटिंग टाइम एंड आइडलनेस ऑफ इंडस्ट्री हमने फाइंड आउट कर लिया है।
सो गाइज, यदि मोंटी कार्लो सिमुलेशन टेक्निक से रिगार्डिंग यदि आपको कोई क्वेश्चंस है, क्वारीज है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियोज़।